सिर्फ पंख जरूरी नहीं होते आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आत्रे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफलता की ओर विद वीके में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का अगला भाग, जिसमें हम उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने राष्ट्रपति तक का पढ़ा था, आज हम शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति, देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो है उपराष्ट्रपति का। दूसरा संवैधानिक पद, संवैधानिक पद जो है वो उपराष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति अपने जो इनका चुनाव कैसे होता है, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के जो एमपी हैं वो दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन हमने पिछले उसमें प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उसमें अंतर क्या दोनों में, उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और जितनी भी विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में, उनकी विधानसभा के मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे प्रेसिडेंट के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, आगे चल बढ़ते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो हमारे राज्यसभा का सभापति होता है। उसको ये एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है कि वो जो हमारी राज्यसभा है उसका सभापति भी कौन होगा, अपने भारत का उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। जब इनको शपथ दिलवानी होती है तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, अपने भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाते हैं। और अगर इनको त्याग पत्र देना हो, अभी हम इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे, त्याग पत्र देना हो तो ये त्याग पत्र भी भारत के राष्ट्रपति को ही देंगे। तो ये कुछ मेन बातें थी उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल 62 तक हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद को परिभाषित किया गया है। इसको परिभाषित किया गया है या डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ये हमारे आर्टिकल 64 के अनुसार। आर्टिकल 65 के अनुसार अगर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह हमारा आर्टिकल 65 बताता है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये आगे वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं मोटे मोटे पढ़ने की जरूरत है, इनको डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में चुनाव के बारे में बताया गया है कि कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा इनके एमपी या सांसद ही पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये अपने आर्टिकल 67 में बताया गया है। आर्टिकल 68 के अनुसार जैसे वर्तमान में जो अपने उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ये 2017 से 2022 तक
भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन जो अगले उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जब इनके कार्यकाल का अंतिम दिवस होगा उससे पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर देंगे। ये पहले ही कर दिया जाता है। आर्टिकल 68 के अनुसार यह बताया गया है। या बाई चांस उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी परिस्थिति में अगर रिक्त पद पड़ा है, उनका पद खाली पड़ा है, तो उस पर भी चुनाव करवाना जल्द से जल्द, ये हमारे आर्टिकल 68 के अनुसार आता है। आर्टिकल 69 इसके अंदर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है उसका वर्णन है। आर्टिकल 69 शपथ। अभी हम इनको डीप नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इनको डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति तक इंपॉर्टेंट था। तो इनको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो यहां तक था ये अपना उपराष्ट्रपति। आगे पढ़ते हैं अभी प्रधानमंत्री के बारे में। एक बार पहले मैं बता देता हूं, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन सर्वपल्ली, निर्विरोध चुने गए थे 1952 में। ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दूसरे नंबर पे भी इन्हीं का कार्यकाल था और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति बन गए थे। और वर्तमान की यदि बात करें हम, वर्तमान में हमारे वेंकैया नायडू 2017 से लेकर के 2022 तक अपने भारत के उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री की। जो अपने भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं। हालांकि जितने भी सरकार के काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति हैं जो अपनी संविधान की या सरकार की जितनी भी वास्तविक शक्तियां हैं वो सब प्रधानमंत्री में निहित हैं। तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। अब देखिए एक दूसरी डेफिनेशन इनकी बताएं तो राष्ट्रपति हैं जो वो केवल भारत राज्य के प्रमुख हैं। उनको हम भारत राज्य के प्रमुख बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो सरकार के प्रमुख हैं। ये दूसरी डेफिनेशन हम नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं। पहले में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, यानी उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरी परिभाषा हम देखें, राष्ट्रपति भारत राज्य के प्रमुख हैं, मतलब भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, और प्रधानमंत्री जिनमें वास्तविक शक्ति निहित है वो अपनी भारत में जो सरकार बनेगी उसके प्रमुख होते हैं। अभी इनका वैसे तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं इनके निर्वाचन की कोई विशेष पद्धति अपने भारतीय संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन ये जो पार्टियां जब चुनाव होता है तो जिस पार्टी के पास ज़्यादा बहुमत होता है तो वो पार्टी अपना प्रधानमंत्री चुनती है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इनको शपथ कौन दिलवाएगा। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं, एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं आराम से। आर्टिकल 75 के अंदर प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री बना सकते हैं। जब चुनाव होता है लोकसभा का तो उसके अंदर जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वो अपना एक दल का नेता चुनती है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने विश्वास मत, राष्ट्रपति के सामने विश्वास मत हासिल करना होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक बार ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में है, लेकिन इससे पहले एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अनुसार बताया गया है कि एक प्रधानमंत्री और एक मंत्री
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रियों की और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो आर्टिकल 75 के अंदर सबसे पहले आता है 75A के अनुसार आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री और साथ में इसी में जुड़ जाते हैं जितने भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री, वो सब इसी में काउंट हो जाते हैं। आर्टिकल 75 के अनुसार ये दोनों राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए या सलाह देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। आर्टिकल 75B के अनुसार ये जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक पद पर रह सकते हैं, पीएम भी व मंत्री। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, वो सब एक प्रक्रिया है जिसके अंदर बहुमत खो देने के बाद ही ऐसा हो सकता है, या किसी मंत्री के ऊपर कोई आरोप हो या वो सही ढंग से काम न कर रहा हो, तब जाकर के मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 75C के अनुसार जो ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का हेड भी अपने प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद जो हमारी लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी है। मतलब लोकसभा में उठाए जाने वाले सवालों का जवाब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को देना होता है। तो ये हमारा आर्टिकल 75C के अनुसार। आर्टिकल 77 के अनुसार जो भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं उनका मुख्य संचालन प्रधानमंत्री ही करता है। ये हमारे आर्टिकल 77 के अनुसार। आर्टिकल 78 में अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य, किस प्रकार से वो राष्ट्रपति को सारी जानकारी देगा, ये सब चीजें अपने आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 88 के अनुसार जो अपने सदन के मंत्री हैं उनके अधिकार क्षेत्र, अधिकारों का वर्णन, उनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है या क्या क्या उनके पास अधिकार हैं, इन सब चीजों का वर्णन आर्टिकल 88 के अनुसार। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के कार्य। शुरू करते हैं अपने प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। सबसे पहले बात करते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में शक्तियां या कार्य इनके देखिए। मंत्री परिषद में सबसे पहले ही है मंत्री बनाना। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि मैं अपने मंत्री परिषद में इसको मंत्री रखना चाहता हूं, तो मंत्री बनाना भी किसके हाथ में है? अपने भारत के प्रधानमंत्री के हाथों में। बी की बात करें, उनको मंत्रालय का आवंटन, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को देना है, यह भी हमारे प्रधानमंत्री ही कार्य करते हैं। तीसरा, उनसे त्याग पत्र लेना हो, उनसे त्याग पत्र लेना, मंत्री को बोल के वो त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर सकते हैं या राष्ट्रपति को बोल के उसको बर्खास्त करवा सकते हैं। जितने भी अपने मंत्री हैं उनके कार्यों पर नियंत्रण, कार्यों पर नियंत्रण भी कौन करता है? अपने भारत के प्रधानमंत्री। क्योंकि मंत्री परिषद के हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद की बैठक भी कौन लेते हैं? पीएम। और आखिरी है, अगर प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दें, अगर प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दें तो पूरा मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री के पास मंत्री परिषद को विघटित करने की पावर है।
अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यह पावर भी अपने भारत के प्रधानमंत्री के पास है। ये थी हमारी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की शक्तियां। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, इन दोनों के बीच की संवाद की कड़ी है। यानी किसी मंत्री को कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ पूरे देश में लागू करना है तो वो सब चीज़ें राष्ट्रपति को बताना और राष्ट्रपति की बातों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना, इन सब का काम कौन करता है? अपने भारत के प्रधानमंत्री। एक दूसरी मेन शक्तियां जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं, नियुक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है वो काफ़ी चीज़ों की काफ़ी लोगों की नियुक्ति करते हैं और वो सब नियुक्तियां अपने भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर होती हैं या उनकी सलाह पर होती हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, मुख्य नियंत्रक एवं महाभिलेखा परीक्षक जिसको हम कैग बोलते हैं, यूपीएससी अध्यक्ष, यूपीएससी अध्यक्ष। उसके बाद हम बात करें वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष, चुनाव आयोग का अध्यक्ष, या राज्यपाल। ये सब चीजें, इनकी नियुक्तियां कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन सलाह कौन देता है? हमारे भारत का प्रधानमंत्री। भारत के महान्यायवादी, कैग, मुख्य महाभिलेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक जिनको बोलते हैं हम, यूपीएससी अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष, चुनाव आयोग का अध्यक्ष और राज्यपाल इत्यादि ऐसे अनेक पदों पर नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन सलाह कौन देता है? अपने भारत के प्रधानमंत्री। ये थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां। करते हैं संसद के संबंध में, संसद के संबंध में कार्य एवं शक्तियां। देखिए, सबसे पहले तो लोकसभा को विघटित, राष्ट्रपति को बोल करके लोकसभा को विघटित करवाने की शक्ति भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के अंदर है। दूसरा, सरकार की कोई योजना संसद के सामने या सदन के सामने रखना, यह भी कार्य कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को बोल करके अपना जो लोकसभा राज्यसभा उनके संसद के सत्र को बुलाना या समापन करना, ये सब कार्य अपने भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कुछ अन्य कार्य हैं, कुछ अन्य कार्य एवं शक्तियां अपने भारत के प्रधानमंत्री के पास हैं। जैसे में पहला आता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दूसरे की हम बात करें अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी हमारे पीएम होते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसके हेड भी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके हेड भी अपने भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारे भारत के केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता। छठे की बात करें तो
आपातकाल के समय अगर भारत में आपातकाल लगता है तो उसमें मुख्य राजनीतिक संचालक वो भी अपने भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री के बारे में ये सब चीजें, इतना ही है प्रधानमंत्री के बारे में आज हमने पढ़ा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या उनके पास शक्तियां हैं, कौन उनको शपथ दिलवाता है और कौन उनका त्यागपत्र वो किसको देते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे, अपने भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री के बारे में थी आज की वीडियो। एक उपराष्ट्रपति के बारे में रह गया। उपराष्ट्रपति की 1 महीने की तनख्वाह 4 लाख और राष्ट्रपति की बात करें तो 5 लाख। ये शायद पिछली वीडियो में करवा दिया था। तो ये 2 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।